हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं पीरियोडिक टेबल के। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पीरियोडिक टेबल की बेसिक चीज़ें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे वो वीडियो आ रही होगी, उसका लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पे जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहरहाल आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। एचपीटीजीटी कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली रोजाना की तरह ये हैंड रिटन नोट से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड है। 1 घंटे की ये वीडियो गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट लगी है, तो आप हमारी ये मेहनत को बेकार ना समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट में पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आप जरूर कमेंट करें कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, वीडियो में कंटेंट था, वीडियो में हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, वीडियो को पूरा देखेगा, उसके बाद अगर आप हमारे समर्थन करते हैं, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ यार तब भी कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि फालतू की चीज़ है, आपका टाइम वेस्ट है, तब भी आप कमेंट करें। तो बहरहाल गाइज, पिछले कल हमने जो डिस्कस किया था वो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये चीज़ हमने कर लिया, आप आई बटन से इसको देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आज का जो टॉपिक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी का फेवरेट टॉपिक यहीं से मेडिकल नॉन मेडिकल जहाँ पे भी केमिस्ट्री आती है, जिन भी स्टेट में, खासकर एचपीटीजीटी कमीशन में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। या तो एटॉमिक रेडियस में भी वैन डेर वाल्स मेटालिक या कोवेलेंट रेडियस, या फिर बहुत ही फेवरेट और हॉट टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है गाइज और पूरा कवर होने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो खैर कवर नहीं होगी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल कवर होने वाली वीडियो के लास्ट में। गाइज अब ऐसा ना करना कि आप सीधे वीडियो के लास्ट में चले गए और वीडियो वॉच कर ली। इससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल मैंने पूरी ट्रिक के साथ लर्न करने को बताया कि पीरियोडिक टेबल को आप लर्न कैसे करें विद ट्रिक, तो इसलिए आपको बिना स्किप किए हुए ये वीडियो अभी से लेकर लास्ट तक देखने। मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइज, अगर आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि टाइम आपका वेस्ट हो तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपका सच में हमारा कंटेंट खराब नहीं है, मतलब खराब है। तो गाइज, तो ये वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे जैसे हम वीडियो डालें। हमारा चैनल का नाम है एचपी टेट टीजीटी है गाइज, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1 घंटे के लेक्चर को बनाने के लिए यार बहुत मेहनत लगती है गाइज, बहुत एफर्ट करना पड़ता है गाइज। वीडियो बनाना बिल्कुल ईजी नहीं है, पहले रिकॉर्ड करनी पड़ती है, खुद पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट एडिट करने पड़ते हैं, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। तो यार हमारी जर्नी में आप प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि हम इससे भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे मैजिक नंबर है, और आप यहाँ पे देख सकते हो डायगोनल रिलेशनशिप है, एटॉमिक रेडियस है, और इसके अलावा आपको लर्न भी करना है कि पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें थोड़ा 10 से 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी आगे स्किप ना करें कि आप सीधे आयनाइजेशन एनर्जी पे चले जाएँ, तो कैसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं पहले बता दूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक एक एलिमेंट की ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले गाइस, मैजिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि मैजिक नंबर जो होते हैं वो होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। गाइज ये 6 जो नंबर है, ये आपको लर्न करने कई बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है मैजिक नंबर नहीं है। तो आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18 2 बार और 32, ये जो 6 है गाइज, ये मैजिक नंबर है। इसका कॉन्सेप्ट में भी बताने वाला हूँ जब आपकी स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल का पूरा चार्ट आएगा, उसमें मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे आता है। इसके अलावा गाइज जो 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ, उनको कैसे याद करना और कहाँ पे है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो एस ब्लॉक है गाइज, उसकी NS1 से लेकर 2 होती है, NS2 NP1 to 6 ये पी ब्लॉक की होती है। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे होती है, जैसे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल लाएंगे। डी ब्लॉक की भी आप देख सकते हैं, NS1 से लेकर 2 और N-1D 1 to 10, इसमें इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। जबकि एफ की जो होती है गाइज, वो NS1 to 2, N-1D 1 से 10 और N-2 F1 to 14 होती है। इससे पहले कि मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ, सबसे पहले आपको ले चलता हूँ पीरियोडिक टेबल की स्क्रीन की तरफ। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बिल्कुल न्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि 18 ग्रुप्स है, जो वर्टिकल, इस तरह की वर्टिकल डाउन में आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं बहुत सारे, इस तरफ को जितने भी है 18, ये 18 जो है गाइज, उनको ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे नाम भी देख सकते हो 7 8 9 10, इस तरह से यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक ये जो है ग्रुप्स है। क्योंकि गाइज ये मैं क्यों बता रहा हूँ, शायद आपको पता भी ये चीज़ है, क्योंकि टेट में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है टेट में कि हाउ मेनी नंबर्स देयर आर इन पीरियोडिक टेबल। बहुत तरह से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल में
जो भी हमारी आवर्त सारणी, हिंदी में इसको आवर्त सारणी कहती है, पीरियोडिक टेबल, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा जो पीरियड्स होते हैं गाइस, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड ये है, इसके अलावा सेकंड पीरियड ये वाला है, थर्ड पीरियड ये है, फोर्थ पीरियड ये है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। टोटल जो पीरियड होते हैं गाइज वो 7 होते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पीरियड तो यहाँ भी है, तो गाइज ये पीरियड नहीं है, ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे 57 से लेकर 71 तक जो है, यहाँ से ये सीरीज़ को वार किया गया है। इसके पीछे के जो लॉजिक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जबकि दूसरा है जो अभी मैंने बताया गाइज, ये वाला जो सीरीज यहाँ से 57 से 71 के बीच के जो एलिमेंट्स है, ये मतलब दिखाते हैं इनको अलग है, चूंकि है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है ये, लेकिन चूंकि इनको बाहर रिप्रेजेंट किया है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होती है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक में कंसीडर किया जाता है। इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, जबकि 89 से 103 तक जो सीरीज़ है इसको एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। तो ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इनको हम इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। और आपको बता दूँ कि जो आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसको आप लर्न कैसे करेंगे, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि 18 इसमें ग्रुप्स होते हैं, जबकि 7 इसमें पीरियड होते हैं। तो गाइस जो मैजिक नंबर की बात थी वो मैं पहले क्लियर कर दूँ। मैजिक नंबर मैंने बताया था 2, सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 8, 18, 18, 32। गाइज 2 सबसे पहले क्यों? क्योंकि जो गाइज फर्स्ट पीरियड है, 7 पीरियड मैंने बताया था, फर्स्ट पीरियड में आपको यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? तो 2 दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, इसलिए फर्स्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दूसरा जो पीरियड है उसमें कितने दिखेंगे गाइज आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरे में कितने दिख रहे हैं? 8। अगर आप तीसरे को काउंट करेंगे गाइज, ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वाला, तो इसमें भी आपको कितने मिलेंगे? 8। और नीचे वाला जो पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वाला जो ये गाइज फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में आपको 18 दिखेंगे, फिफ्थ में भी 18 दिखेंगे, जो सिक्स्थ है गाइज उसमें 32 दिखेंगे। तो इस तरह से मैजिक नंबर पड़ा है, इस तरह से मैजिक नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। जबकि अगर देखें जो 7वां ग्रुप है गाइज, 7th ग्रुप का कोई मैजिक नंबर नहीं है, क्योंकि गाइज जो 7th ग्रुप है वो अभी तक भी टिल टुडे कंटिन्यू इसकी डिस्कवरी हो रही है एलिमेंट्स की। प्रेजेंट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, तो इसकी डिस्कवरी रनिंग है। तो इसलिए इसमें फिक्स हमारे पास मैजिक नंबर हम इसके लिए नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि कल दिन अभी भी इन फ्यूचर जो है कोई एलिमेंट डिस्कवर किया जाए, तो इसलिए 7वें एलिमेंट का कोई भी मैजिक नंबर नहीं है। तो ये हमने मैजिक नंबर के बारे में बात कर ली। इसके अलावा गाइज मैजिक नंबर का यूज़ क्या है? गाइज जब भी आपके पास कोई एलिमेंट का पूछा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करिए, जैसे गाइज आपसे पूछा जाता है कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, अगर तो आपको डायरेक्ट पता है कि 18 होता है तब तो कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आता तो वो मैजिक नंबर की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकता है। आपको ये आइडिया रखना कि आर्गन जो है, आर्गन क्या एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस का जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे इस तरह से 2, क्योंकि पहले मैजिक नंबर 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, तो इस तरह से 2, 8, 2, 10 और 18। और इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको पता है कि नियॉन का 10 होता है, तो आपको सिंपल पता है कि नियॉन के नीचे जो है कौन सा ऑर्गन होता है, एटॉमिक नंबर आता है, तो आपको सिंपल जोड़ना कितना, इसमें से 8 जोड़ना है, तब 18 आएगा। क्योंकि गाइज ये मैजिक नंबर आप तभी लगा सकते हो अगर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होता है। तो उसको लर्न करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि लर्न कैसे करनी है। इसमें गाइज 4 ब्लॉक होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में थोड़े सा आपको इंट्रो दी थी, अभी हम इसको बिल्कुल ढंग से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के इस वाले हिस्से में जाते हैं, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है गाइज। यहाँ पे जो ये 2 ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनको बोलते हैं हम एस ग्रुप, एस ब्लॉक एलिमेंट। गाइज आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और नीचे वाला जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर में। जिस तरह अगर आप लोगों का सहयोग होगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, तब हम ज़रूर वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो आपको प्लीज़ वो सब करना है। खैर अगर ऐसा हुआ तो हम ज़रूर आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए हमें, तो इसलिए ज़रूरी समझते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है गाइज, इनको एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक इनको क्यों कहते हैं गाइज? एस ब्लॉक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट्स जो एंटर हो रहा है ना गाइज, वो एस ऑर्बिटल में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं मान लो सोडियम को लेता हूँ, क्या लिया? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है गाइज। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा प्रीवियस वीडियो देखना होगा, इसी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। वहाँ पे हमने बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अफवाउ प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो तक नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते तो वहाँ पर देखें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिलअप होता है, जैसे 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर
4s फिर 3d इस तरह से फिलअप होता है। हालांकि थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में भी आपको बता देंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो गाइज़ ये लिख रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे अब 2 2 4 6 4 10 और 1 11, तो 11 टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप यहाँ पे देखिए जो लास्ट ऑर्बिटल है ये 3s है, मतलब 3s में जो s वाला ऑर्बिटल यहाँ देख रहे हैं 3s1, तो ये वाला फिलअप हो रहा है। तो गाइज़ इसलिए जिस एलिमेंट के जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वो एलिमेंट उसी ऑर्बिटल का हो जाता है, उसी ब्लॉक का हो जाता है। तो इसी तरह से आप एस ब्लॉक में जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो ब्लॉक है गाइस, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है गाइस जब इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ही ऑर्बिटल में जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ही मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ। जैसे जो ये बीच के एलिमेंट है 3 से लेकर गाइस मैंने 1 से 2 जो फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जबकि 3 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप है गाइस 3 से लेकर 12 तक सारे ग्रुप जो डी ब्लॉक में आते हैं। आपको ध्यान रखना क्यों आते हैं, वही रीज़न, क्योंकि इनमें से आप कोई भी एक भी एलिमेंट ले लो, अगर आप किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल जो है भर रहा होगा। आई मीन की जो डी ऑर्बिटल में लगातार इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होंगे, इसलिए इसको ये जो है वो डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल फिलअप हो रहा होगा। जबकि यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 13 से लेकर 18 तक गाइस, टोटल 18 होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक, फिर 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक जो लास्ट है इसको पी ब्लॉक कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3p वाला वो फिलअप हो रहा है। आई मीन की जो पी ऑर्बिटल है वो भर रहा होगा, इसलिए पी ब्लॉक में आते हैं। जबकि यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं यहाँ इस तरह के जो यहाँ पे नीचे है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, इसमें जो एफ ऑर्बिटल है वो फिलअप हो रहा होगा, इसलिए एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होगी। अब गाइज इसको लर्न कैसे करना है, तो सबसे पहले गाइज आपको कुछ एक मैं जो बताऊँ वो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट्स के लर्न होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपको जो टॉप 30 एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल के, उनका नाम लर्न होना चाहिए। मुझे पता है ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, आपने ग्रेजुएशन की है, बीएससी है, अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन करें तो आपको 30 तक बड़े आराम से आता होगा। फिर भी अगर किन्हीं भाइयों को अगर नहीं क्लियर है ये चीज़, 20 तक आता है, 10 तक आता है, तो सबसे पहले तो उनको मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि प्लीज़ वो लर्न कर दे कि पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। गाइस 30 तक आपको ज़रूर लर्न करनी है। 30 के बाद अगर आपको लर्न नहीं होता तो कोई बात नहीं, मुझे भी 30 के बाद नहीं आते हैं, तो उसको मैं फाइंड आउट करना आपको बता दूंगा कि 30 के बाद कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन 30 तक तो गाइस आपको आना ही चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आप 30 तक आते हैं तो आप फिर पूरा आपके माइंड में एक चीज़ बनी रहेगी कि इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होगा। क्योंकि गाइस पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में होना ही चाहिए, चाहे आप टेट की तैयारियां कर रहे हैं या कमीशन देने वाले हो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम फर्स्ट ग्रुप की ओर, कि फर्स्ट ग्रुप को कैसे लर्न करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को लर्न करने का तरीका है गाइस, इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको तो बता दूं कि जो फर्स्ट ग्रुप में जो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप क्वालिटी यहाँ से चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इसमें जो ट्रिक है याद करने की वो होती है हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, इसको आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में जब आप नोट्स बनाएं कि हलीना की रब से फरियाद। हलीना की, तो उसे आप कैसे याद रख सकते हो, हलीना की, तो हलीना जैसे हलीना है ना, हलीना, इसमें 3 वर्ड आ गए देखो, हलीना। तो लर्न कैसे करेंगे, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम। ध्यान रखें सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। हलीना की से पोटाशियम, क्योंकि के जो है पोटाशियम का साइन होता है। की रब से फरियाद, रब होता है आरबी को रूबिडियम, उसको आरबी से लेते हैं। से मतलब सीजियम, सीजियम को CS सिंबल होता है। से फरियाद मतलब FR फ्रांशियम। तो गाइज इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है। हलीना की रब से फरियाद, तो इस तरह से आप फर्स्ट ग्रुप को याद कर सकते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप को लर्न करने का तरीका क्या है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ सेकंड ग्रुप को। जो सेकंड ग्रुप है गाइज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लर्न करने का क्या है कॉन्सेप्ट, तो आपका इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बार फिर से मैं बता दूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे बेटा से बेरिलियम BE, मांगे से मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम। स्कूटर को
SR मतलब से लेते हैं। थोड़ा यार ये ट्रिक है लर्न करने की, बाकी यही नहीं है। तो स्ट्रोंशियम SR होता है, सो बेटा मंगेशकर स्कूटर बाप राजी, बाप को BA बेरियम, राजी राजी को रेडियम। तो गाइस इस तरह से याद कर सकते हैं। प्लीज़ नोट्स में इन चीज़ों को कंसीडर करें, मैंने भी अपने नोट्स में इसी तरह से लर्न किया हुआ है। इसके अलावा चलते हैं जो ये बीच वाले हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे लर्न करना है। इसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप कैसे लर्न करेंगे। तो इनको लर्न करने से पहले सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, वो है कि आपको पता होना चाहिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है गाइज। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक सेकेंड में थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ उसको। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में गाइज आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है 13 से 18 ग्रुप में आते हैं, मतलब कि 13 से लेकर 18 तक आते हैं। जैसे आपने अभी तक देखा कि एस ब्लॉक जो 1 से लेकर 2 ग्रुप तक आते हैं, उस तरह से पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक आते हैं। जो फर्स्ट है गाइज, जो जिसको बोरोन फैमिली कहते हैं, जिसको ग्रुप 13 को G13 इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। इसको लर्न करने का क्या तरीका है कि इसको कैसे लर्न करेंगे गाइज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या फालतू का मजाक चला या फिर इनको लर्न करने का, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये चीज़ें लर्न नहीं होगी तो आप जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाइस ऐसा ना, अगर आपको ये पता हुआ कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, सल्फर है, सल्फर के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, जैसे आर्गन है, आर्गन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, अगर आपको ये चीज़ें पता होगी ना गाइस, तभी आप जो है उनका चेक कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। क्योंकि मान लो आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है। इसके बाद हम ट्रेंड भी पढ़ेंगे गाइस, ट्रेंड पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, जिसका आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डाउन द ग्रुप वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, जबकि इनके जो नीचे नीचे एलिमेंट्स हैं इनकी कम होगी। तो इसलिए गाइस आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए यही 4 दिए होंगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे कम है, तो जाहिर सी सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अलोंग द पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो गाइस उसके लिए आपको लर्न करने पड़ेंगे ये एलिमेंट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लर्न करने हैं। बहरहाल आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ग्रुप 13 को कैसे याद करना है, जो बोरोन फैमिली है, तो इसकी जो ट्रिक है गाइस वो है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या थाली भी बोलते हैं कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से गाइस, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो 113, 14, 115, इनको आपने लर्न नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्कवर्ड हो रहे हैं एलिमेंट है, इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज अभी होनी बाकी है डिस्कवर। तो यहाँ तक आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ यहाँ तक जो 6 पीरियड तक एलिमेंट है, 6 पीरियड तक वहाँ तक लर्न होना चाहिए। 7th पीरियड से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो बोरोन फैमिली गाइस की ट्रिक मैंने बताई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या थाली। तो इस तरह से बैंगन से मतलब बोरोन, आलू, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला मतलब थेलियम। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। जबकि उसके बाद जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 को कैसे याद करेंगे, ग्रुप 14 को गाइज कहते हैं कार्बन फैमिली। तो आपको पता है ये गाइज आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप 14 की कौन सी फैमिली है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या कार्बन फैमिली। तो इस तरह से भी सिंपल पूछा जाता है कई बार गाइज। तो कार्बन फैमिली की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है काशी जर्मनी सुन पड़े। इसकी ट्रिक क्या है गाइस, काशी जर्मनी सुन पड़े। तो का से कार्बन, शी से सिलिकॉन, जर्मनी से ये जो GE है, GE से जर्मनी या जर्मेनियम जो एलिमेंट है, सुन पड़े, सुन जो है टिन को SN से लेते गाइस, तो सुन पड़े, पड़े से PB जो है वो लेड का सिंबल है। तो गाइस थोड़ा सा ना आप थोड़ा ट्रिक को प्लीज़ थोड़ा ऐसा नहीं कि रट लें, जैसे सुन पड़ा है तो सुन बोला है तो आप सुन है, सुन कोई मतलब ये सिर्फ आपको लर्न करने की ट्रिक है, क्योंकि सुन तो कोई एलिमेंट है नहीं। जो SN है गाइस वो टिन के लिए यूज़ किया जाता है, TIN, टिन का सिंबल है SN, जैसे सोडियम के लिए Na यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये ट्रिक इसी तरह से सभी इसको याद करते हैं। तो जो कार्बन फैमिली को याद करने की ट्रिक है काशी जर्मनी सुन पड़े, पड़े जो PB है गाइज ये लेड के लिए यूज़ होता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक है न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़ से N मतलब नाइट्रोजन, पेपर मतलब फास्फोरस, आज मतलब आर्सेनिक, AS आज मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटोमनी, SB जो है वो एंटोमनी का है। तो न्यूज़पेपर आज सब बिके मतलब BI बिके, तो BI होता है बिस्मत का। तो आई होप कि नाइट्रोजन फैमिली भी आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा गाइज जो अगले है वो है ऑक्सीजन फैमिली, जो गाइज ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो गाइज जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली को लर्न करने का ट्रिक है ऑल स्टाइल से टीपो नहीं होता, जैसे मतलब गेट मतलब किसी की कॉपी करना, जैसे एग्जाम में बच्चे कॉपी करते तो उसको
मतलब टेपना कहते हैं, जैसे आप सिंपल स्लैंग लैंग्वेज में टिपो मतलब नकल करना। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको लर्न करने की ट्रिक ये है कि ऑल स्टाइल से टिपो। तो ऑल स्टाइल, ऑल मतलब हालांकि ऑल की स्पेलिंग ALL होती है, लेकिन आपको ओ से इसको याद रखना है। हमें यहाँ पे इसको मतलब मेन पर्पज है सिर्फ एलिमेंट याद होना चाहिए, ये ट्रिक से हमें कोई लेना देना नहीं जैसी भी हो। तो ओ से ऑल मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सिलेनियम, टी से टेल्यूरियम और पो से पोलेनियम, 84 नंबर का एलिमेंट। तो आई होप कि ऑक्सीजन फैमिली भी क्लियर है। जबकि इसके अलावा जो फ्लोरीन है गाइस, फ्लोरीन को कैसे लर्न करेंगे? तो फ्लोरीन को लर्न करने के लिए जो फ्लोरीन वाली फैमिली है, इसको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको याद करने की ट्रिक है गाइस, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। गाइस अगर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इनको प्लीज़ अपने नोट्स में जहाँ भी आप करें इस ट्रिक को ज़रूर लिख लें। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं भी इन्हीं ट्रिक्स की मदद से ये पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करता हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे करेंगे आप? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से मतलब फ्लोरीन, कल मतलब कल Cl से इसको मान सकते हैं आप क्लोरीन, और बाहर बार ब्रोमीन है तो Br, और आई मतलब आई से लेते हैं तो आयोडीन, और आंटी मतलब एटी को बोलते हैं एस्टेटीन। गाइस जो एस्टेटीन है, एस्टेटीन का सिंबल AT है। तो गाइस इसके अलावा जो नोबल गैसेज है, नोबल गैस को कैसे करेंगे? तो नोबल गैस को लर्न करने के लिए आपको जो ट्रिक है वो है हलीना और नहीं सॉरी गाइस, हिना और करीना का एक्सरे रंगीन। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, हिना और करीना का एक्सरे रंगीन। यहाँ पे नीचे आपको रेडॉन भी दिख रहा है, Rn86 का जो ये एलिमेंट है। तो गाइज ये रंगीन से आप इसको याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हलीना, हिना और करीना। हिना ही मतलब हीलियम, नी मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन का एक्सरे मतलब जिनॉन एक्सी, और रंगीन से Rn मतलब रेडॉन। तो गाइज ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कैसे आपको ये पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है। पूरी कोशिश की मैंने कि आप किसी भी तरह से ये याद हो जाए बस। इसके अलावा गाइज मैं बता दूं कि जो ये राइट वाले एलिमेंट है ये गाइज एसिडिक होते हैं। इनका जो नेचर है, कई बार ये पूछा जाता है कि जो P ब्लॉक एलिमेंट है या जो राइट साइड में एलिमेंट होते हैं उनका नेचर किस तरह का होता है? वो एसिडिक होता है। जबकि जो लेफ्ट साइड में होते हैं या जो मेटल्स होती है, मेटल्स ज़्यादा बेसिक नेचर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस साइड वाले एसिडिक होंगे, इस साइड वाले बेसिक होंगे। इसके अलावा गाइज बीच वालों को कैसे याद रखना है? तो बीच वाले कहाँ से कहाँ तक होंगे? 3 से लेकर 12 तक। तो 3 से 12 तक आपको कैसे याद करने हैं, मतलब इनकी फैमिली का टॉपर कौन होगा? तो उसके लिए आपको 21 से 20 30 तक के जो भी मैंने बताया ना 1 से 30 तक आपको एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक है वो सभी लर्न होने चाहिए। तो 21 से 30 तक यहाँ पे देख सकते हैं, 21 से 30 तक, जैसे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये सब आते हैं तो फिर आप ये इजीली याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद रखो कि इसमें जो थर्ड नंबर का जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप का जो टॉपर होगा वो होगा स्कैंडियम। फिर 4th 5 6 7 से लेकर 12 तक इसी तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट के टॉप फैमिली होगी। मतलब जो ये वाला आप देख रहे हैं कि जो थर्ड ग्रुप है इसको बोलेंगे स्कैंडियम फैमिली, जो 22 है इसको टाइटेनियम फैमिली, जो आगे 23rd वाला ग्रुप है इसको बोलेंगे हम बेंडियम फैमिली, फिर क्रोमियम फैमिली, मैंगनीज फैमिली। इस तरह से जैसे 13 नंबर वाले ग्रुप जो यहाँ पर 12वें नंबर का ग्रुप है इसको बोलेंगे जिंक फैमिली। तो ये आपको इस तरह से याद कर लेना है। थोड़ा बहुत मैंने गाइज आपको पूरा समझाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें और जो जाननी आपको जरूरी है पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो ये है, जो ये लास्ट वाला ग्रुप है गाइज 18th नंबर का, इनको बोलते हैं नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। आपको याद रखना है जो 18th नंबर का ग्रुप है, 18th नंबर का ग्रुप है, जो लास्ट नंबर का ग्रुप है, इसको 2-3 नाम से जाना जाता है। ये नाम अलग अलग तरीके से टैट के एग्जाम में तो गाइस यहाँ से पूछा ही जाता है ना। तो 100% अगर कोई टैट के मेरे साथी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि टैट के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं बता दूँ, मतलब उनके लिए तो ये समझो कि रामबाण क्लास है। फिर भी जो TGT वाले हमारे साथी हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ से कम रेयर चांस है पीरियोडिक टेबल से, उनको जो आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी से मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आयनाइजेशन के लिए वीडियो देखनी जरूरी है, इसलिए आप इसको वॉच कर रहे हो। तो सिंपल क्लियर हो गए सारे डाउट। तो गाइज इनका नाम जो मैं बता रहा था कि जो 18th वाले ग्रुप है, 18th वाले के ग्रुप के 2-3 नाम है। सबसे पहले नोबल गैसेस। नोबल मैंने पिछले कल भी बताया था कि जो नोबल गैस की डिस्कवरी की है वो की थी स्कॉट के द्वारा। स्कॉट एक साइंटिस्ट है, पिछली वीडियो में बताया था। तो 18th जो ग्रुप है उनको नोबल गैसेज बोलते हैं, या इनको इनर्ट गैसेज बोलते हैं, या कुछ इनको जीरो गैसेज भी बोलते हैं। इनर्ट, नोबल या जीरो, इन तीनों का नाम जो है ये इनका नाम है। तो ये हो गया। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो 17th ग्रुप है, ये फिर कल बाहर आई आंटी वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरह से। इसका जो इनको बोलते हैं गाइज, इनको हेलोजन बोलते हैं, या आपको याद रखना है। 18th ग्रुप को
एक सेकेंड, थोड़ा रिटर्न में गलती होगी। जो 17 है गाइज इनको बोलते हैं हेलोजन, जो 18th वाले हैं 18th को बोलते हैं नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज या जीरो ग्रुप। जबकि जो यहाँ पे 16 है गाइज, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं चैल्कोजन। बहुत ही कम जो हमारे टीचर्स लोग हैं या जो आपको मतलब कहीं पे आप जो टीच करते हैं मतलब वो भी इन चीज़ को नहीं बताते जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बड़ा ही की पॉइंट बताया गाइज, क्योंकि 18 का सभी को पता है नोबल गैसेज, 17th ग्रुप का भी पता होता है हेलोजन। गाइज जो 16 होता है 16 को बोलते हैं चैल्कोजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक कि टीजीटी के मेडिकल या नॉन मेडिकल, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आया है टेट के एग्ज़ाम में ये, सॉरी टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में आया है गाइज ये, कि चल इस तरह से था कि जो ऑक्सीजन फैमिली जो कि मतलब टाइप चेंज किया था। जैसे सीधा उसने ऐसा नहीं पूछा कि 16 ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, उसने सिंपल पूछा कि ऑक्सीजन फैमिली को किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन था उसमें से एक चैल्कोजन, हेलोजन, नोबल गैस, एक आधा और था, तो इसका राइट आंसर क्या होना था, चैल्कोजन। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइस जो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर यहाँ तक जो ये वाला पूरा हिस्सा है गाइस, फर्स्ट ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक, 1 से लेकर 12 तक सारी कितनी है मेटल्स, जबकि 13 से लेकर 18 तक सारी क्या है गैसेज है। और इसमें से कुछ एक नॉन मेटल्स भी आती है यहाँ पर 13 से 18 तक। लेकिन 1 से लेकर 12 तक जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक है, इन दोनों में सारी के सारी मेटल्स है, ये भी आपको याद रखना है। डी आप यहाँ से भी नाम से याद रख सकते हैं ना गाइस। जैसे पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। दूसरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरे ग्रुप की जितनी भी मेटल्स है ये सारी के सारी अर्थ में पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जबकि अलावा जो यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक की जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं ट्रांजिशंस मेटल। ये भी क्या है, मेटल, आपको पता है मेटल धातुएं होती है, तो ये भी बता दिया। इसके अलावा गाइस बताने के लिए और भी बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे समझेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना इनफ है और अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मेरा बताने का मतलब गाइज यही है कि आप इनको लर्न कर ले, क्योंकि जब हम अपना लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रो एफिनिटी वगैरह, तो वहाँ पे ट्रेंड की बात करेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रो पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होता है, तो उस तरह आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के नीचे ये वाला एलिमेंट आता है या इस एलिमेंट के बाद ये वाला एलिमेंट आता है। तब आप इजीली मतलब जो क्वेश्चन आता है ना टीजीटी कमीशन में कि इन चार में से किसकी ज़्यादा या किसकी कम है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट है कहाँ, जैसे पीरियोडिक टेबल में। आई होप यार कि आप समझ रहे हैं, मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको। तो बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही गाइज मैं आपको बता दूं, आप इस तरह से कोई एक जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए अगर तो आप चार्ट ला सकते हैं पीरियोडिक टेबल का, तब तो बिल्कुल बेस्ट है। आप कोई चार्ट लाए बाजार से और उसको अपने जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पे उसको चिपका दे कहीं पर, जैसे मैंने भी अपने रूम में चिपकाया है। तो उसको लर्न करना है आपको, क्योंकि बार बार उसके ऊपर आपकी नज़र जाएगी, तो आप उस तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे मेरा ये जुगाड़ है, जब मेरे पास चार्ट नहीं था तो मैं इस तरह से इसको लर्न करना था। मैंने क्या किया था, जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर साइंस स्टूडेंट रहे हैं, कि जैसे कोई भी केमिस्ट्री की बुक है उसमें स्टार्टिंग में इस तरह का पीरियोडिक टेबल दिया है, आपको वो पेज फाड़ देने और उनको एक मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड के ऊपर ऐसे चिपका देना है, उस तरह से पर्टिकुलर आपका चार्ट बन जाएगा। ये मेरा जुगाड़ था, आप इस तरह से कर सकते हो। और इसमें बहुत चीज़ें दी है, जैसे जो मैंने चीज़ें बताई थी, और थोड़ा बड़ा भी है तो इजीली विजिबल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें। और जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना गाइज, ये भी मैं आपको ट्रिक के टाइप में बता देता हूँ। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे इसको ऐसे खड़ा कर लें, मतलब जो आपका चार्ट है उसको खड़ा कर लें, ताकि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या कहीं से आप जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो भी आपको लर्न हो रहा है या जो चीज़ें भी आपको बताई जा रही है, तो आप इस बोर्ड को साथ साथ में देखें। जैसे हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो आपके सामने ये चार्ट होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप में, तब आप बार बार ये चीज़ भी देखें कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। क्योंकि आपको अगर लर्न नहीं हो रहा, तब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि सेकंड, तब आपको जैसे ही आप चार्ट देखेंगे पता लग जाएगा कि यार इसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। तो ये एक चीज़ है कि आप ऐसा बना ले चार्ट। तो इस तरह से हमने गाइज मैजिक नंबर पढ़ लिया है। सॉरी गाइज, ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये डिफरेंट क्यों होती है। थोड़ा फिर से हम अपने चार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला पीरियोडिक टेबल में, ये तो फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गाइज, मैंने अभी जैसे बताया क्या होती है, वो NS1 से लेकर 2 तक ये होती है ना गाइज। ये क्यों होती है गाइज, क्योंकि जो NS का मतलब होता है या N का मतलब होता है पीरियड का नंबर। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में पीरियड नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है, 1 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, N की जगह 1 आएगी। S1 से लेकर 2, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक 1s1 ये क्या हाइड्रोजन की होती है। उस तरह से जहाँ पे लिथियम है, लिथियम की अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s1 और 2s1 या सॉरी 1s2, क्योंकि S में ज़्यादातर 2 एलिमेंट या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं।
तो इसकी होगी 1s2 2s1। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट है। आई मीन टू से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेरी कर रहा है 1 से लेकर s ऑर्बिटल में 1 से लेकर 2 तक। जबकि आप अगर हम यहाँ पे d की बात करें तो d में जो d ऑर्बिटल भर रहा होगा, d ऑर्बिटल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो लगेंगे 1 से लेकर 10 तक। जैसे गाइस फिर से मैं बता दूं, s का 1 से लेकर 2 तक फिलअप होते हैं, d का 1 से लेकर 10 तक होते हैं। उसी तरह जो p है गाइस, p ऑर्बिटल में यहाँ पे देख सकते हैं जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो 13 से लेकर 18 तक, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ज़्यादा हाईएस्ट। तो इसकी जो होगी वो NP 1 से लेकर 6 होगी। आई होप गाइस आप समझ रहे हैं। जैसे ND अगर है, D में 1 से लेकर 10 तक आएंगे, S में 1 से लेकर 2 तक आएगा, P में 1 से लेकर 6 तक आता है। जबकि F ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट, F में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी F ब्लॉक में वो क्या होगी? 1 से लेकर 14 तक की, ये आपको ध्यान रखना है। F ब्लॉक में कितना जाएगा? 1 से लेकर 14 तक। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी है गाइस। एक बार फिर से बता दूं, S ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS 1 से लेकर 2। गाइस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो TGT मिशन में भी डायरेक्ट पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टफ है ये वाली F ब्लॉक वाली, तो ये पूछ जाती है। खैर TGT टैट के एग्जाम का तो ये फेवरेट ही है ना गाइस। यहाँ से टैट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल भी। खैर TGT के मिशन में भी ये पूछा जा सकता है। तो यार ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यार गाइस बेसिक है। अगर आप प्रेपरेशन करिए तो इतना तो बनता ही है ना आपको कि याद ही हो, इतने तो आपको पता ही होना चाहिए। P ब्लॉक की क्या होगी? सिंपल है यार, बेरी उसकी होगी ना जिस जो वाला ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे S ब्लॉक है तो S की बेरी होगी, P ब्लॉक है तो P की बेरी होगी। आप देख रहे हैं P 1 to 10। याद करने का तरीका कैसे है कि 1 से 6 रखना, याद 1 से 10। अगर P हो तो 1 से 6 होगी, D हो तो 1 से 10 होगी, F हो तो 1 से 14 होगी। यहाँ पे अगर देख सकते हैं D ब्लॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि D ब्लॉक में मैंने, अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि D ब्लॉक में जो है पहले जो है 3D ऑर्बिटल बढ़ता है और फिर 4s बढ़ता है। तो इस मतलब कॉन्सेप्ट की वजह से, होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आफू बाऊ प्रिंसिपल के एप्लीकेबल होने की वजह से 3D पहले होते हैं, मतलब लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल वाला पहले फिलअप होता है। तो यहाँ पे दोनों जो है फिलअप होते हैं। कहीं कहीं पे 4s जैसे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम और कॉपर की, पिछले लेक्चर में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे आपने देखी होगी। अगर नहीं जुड़े तो आप प्लीज़ पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझाएंगी। तो वहाँ पे जो है 4s ऑर्बिटल जो है वो फिलअप होता है। बाकी मैं इन दो को छोड़ के पूरे जो ग्रुप है वहाँ पर 3D जो है फिलअप होगा। इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोई भी ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो इसलिए D ब्लॉक में NS 1 से 2 N-1 D 1 से 10। तो इस तरह से F ब्लॉक में भी यही होगा। NS इसमें तीनों जो एलिमेंट कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉक है ये, और इसमें भी एक्सेप्शनल केस बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जनरल वो मतलब वेरी करती है। NS भी वेरी करेगा, ND भी वेरी करेगा, NF भी। याद कैसे करेंगे? याद करने का बिल्कुल सिंपल है, मैंने बोला जो ब्लॉक होगा वही वेरी करेगा। S ब्लॉक में तो सिर्फ S ही होगा, PDF तो बाद में आते, तो S में तो केवल S ही होगा। सिंपल याद करने का 1 से 2। P ब्लॉक में कैसे करेंगे? NS2 P है तो P वेरी करेगा 1 to 6। D में मैंने बताया कि एक्सेप्शनल केस होने की वजह से S भी वेरी करेगा, D भी वेरी करेगा। याद करने का तरीका NS कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D 1 से 10, क्योंकि D में 10 आते हैं। F ब्लॉक में तीनों वेरी करेंगे, तो NS 1 से 2, N-1 D से 1 से 10 और N-2 F 1 to 14। तो ये हो गई गाइज इनकी बात। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब करेंगे बात हम टाइपिकल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की। जो टाइपिकल एलिमेंट्स होते हैं वो गाइज किस एलिमेंट्स को कहा जाता है? तो याद रखना, जो पीरियड थर्ड होते हैं ना गाइज, थर्ड नंबर के जो पीरियड होते हैं, थर्ड नंबर वाले जो पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं टाइपिकल एलिमेंट। और ये एलिमेंट होते कौन कौन से गाइज? तो ये होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। गाइज आपने देखा होगा ना, जो फर्स्ट, अगर आप भूल गए, फर्स्ट पीरियड होता है हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही एलिमेंट आते हैं। जो सेकंड पीरियड होगा गाइस, सेकंड पीरियड में कौन कौन से आएंगे? तो उसमें आएंगे हीलियम, लिथियम, वो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब जो फैमिली के हेड थे। अभी मैंने पीछे नहीं बताया आपको, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो वो सेकंड पीरियड होते हैं, और वही जो क्या होते हैं, ग्रुप के हेड होते हैं, अपनी अपनी फैमिली के हेड होते हैं। जबकि जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड पीरियड होता है ना गाइस, सॉरी थर्ड पीरियड होता है, मतलब हेड फैमिली के बाद वाले एलिमेंट, उनको भी उनकी तरह होना चाहिए ना, सेकंड वाले एलिमेंट, सॉरी सेकंड वाले पीरियड की तरह होना चाहिए ना, क्योंकि उसी की फैमिली के है। तो वैसा नहीं होते हैं ये जो एलिमेंट हैं, होते तो वैसे ही, लेकिन हल्का सा ये थोड़ी एनोमिलस बिहेवियर दिखा लेते हैं, मतलब थोड़े उनके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो उनसे मैच नहीं करती है, इसलिए इनको टाइपिकल एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होने की वजह से इनको टाइपिकल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होने चाहिए जैसे इनकी फैमिली के। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, जैसे आपको, जैसे
बोरोन फैमिली का अगर मैं, तो बोरोन फैमिली में क्या कहता है, बोरोन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, तो बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है इसके नीचे। तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो, एक सेकेंड, जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, होगी तो इसकी बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में फॉलो करते हैं, लेकिन फॉल करते हैं। फिर भी गाइस क्या होता है कि कुछ एक प्रॉपर्टीज जो एल्यूमिनियम की है वो डिफरेंट होती है बोरोन से। इस कारण से, डिफरेंट होने की वजह से गाइस, इसके अलावा गाइस जो अगली बात है वो डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल आप समझते हैं डायगोनल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो जो बोरोन है, बोरोन का जो सिलिकॉन है ये डायगोनल एलिमेंट है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो सल्फर है ये सल्फर डायगोनल एलिमेंट है। ऑक्सीजन का क्लोरीन है, उसी तरह से फ्लोरीन का आर्गन है। इनको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जो डायगोनल मतलब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इसी तरह से फास्फोरस का ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन का नाइट्रोजन होगा, इस तरह से जो है, और सिलिकॉन का बोरोन भी होगा। मतलब जो डायगोनल होते हैं ना, जैसे आपने रेक्टेंगल स्क्वायर में डायगोनल देखे होंगे, जैसे स्क्वायर है, इसमें इस तरह के जो होते हैं इनको डायगोनल कहते हैं। तो इसी तरह के जो अरेंजमेंट में होते हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जो कार्बन और फास्फोरस है वो भी डायगोनल रिलेशनशिप में आते हैं। कार्बन और यहाँ पे कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। तो जो कार्बन और फास्फोरस है ये डायगोनल रिलेशनशिप में, क्यों, क्योंकि जो कार्बन और फास्फोरस है लग कुछ एक प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है इनकी, इसलिए इनको डायगोनल रिलेशनशिप में कंसिडर किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों इनकी सिमिलर होती है। तो गाइस चार्ज बाई रेशियो क्या होता है, वो सेम रहता है डायगोनल में, इसलिए चार्ज बाई साइज रेशियो सेम होने के कारण इनकी डेंसिटी भी, चार्ज डेंसिटी भी सेम रहती है, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पॉइंट बता रहा हूँ गाइस मैं टीजीटी कमीशन के लिए। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डायगोनल एलिमेंट के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी किस रीजन की वजह से होती है, तो आपको रखना है याद, चार्ज बाई साइज की वजह से, या इसको इस तरह से भी ऑप्शन में हो सकता है कि चार्ज डेंसिटी की सेम होने की वजह से, या सिंपल चार्ज बाई साइज रेशियो सेम होने की वजह से। गाइज फाइनली अब आगे हम आज के टॉपिक की ओर, वो 4 टॉपिक जहाँ से टीजीटी कमीशन से बनते ही क्वेश्चन है। तो पहला जो टॉपिक है गाइज वो है एटॉमिक रेडियस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं गाइज। शुक्रिया अगर कोई फ्रेंड्स इसे शुरू से लेकर अभी तक जुड़ा हुआ था मेरी वीडियो में, उसका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गाइज एटॉमिक रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक रेडियस में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है इसका ट्रेंड, कि अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप ये कैसे मतलब चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज जिसका ट्रेंड है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड का मतलब होता है इस तरह, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, इनको बोलते हैं अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप होता है गाइज टॉप से लेकर बॉटम तक। गाइज अलोंग द पीरियड ना एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अलोंग द पीरियड क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे आपकी एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती जाएगी, जबकि डाउन द ग्रुप गाइज इंक्रीज होती है। तो ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको सिंपली याद रखना है कि अलोंग द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है गाइज, इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम हमारे नोट्स यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज, आप इस तरह से नोट्स बना भी सकते हैं। तो गाइज ये क्यों होती है वो कॉन्सेप्ट अब आपको मैं समझा देता हूँ। अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है। गाइज मैं उदाहरण के लिए आपके पास 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। एक लिथियम है, आप जानते हैं कि लिथियम जो है दूसरे पीरियड में बिलोंग करता है, इस तरह मतलब लेफ्ट में होता है लिथियम, जबकि इसी पीरियड का अगर मैं लास्ट ले लेता हूँ, नियॉन ले लेता हूँ। हालांकि गाइज एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पर। सबसे पहले ये चीज़ देखो, हमने आपको बताया कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके अलावा गाइज मैं ये चीज़ बता लेता हूँ, ये एक एक्सेप्शन है, होती तो डिक्रीज ही है, फिर भी जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड नोबल गैस इज क्वाइट लार्ज टू द अदर। गाइज ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नोबल गैसेज होती है उनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगी, किससे, उसके रिस्पेक्टिव और पीरियड के एलिमेंट से। एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार फिर से आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर ले जाता हूँ। देखो गाइज ये बोल रहा है कि इस तरफ लेफ्ट से लेकर राइट जाने के लिए बिल्कुल आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझे गाइज, क्योंकि आपको बार बार फिर से ये पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप यहाँ पर ढंग से समझेंगे। लेफ्ट से लेकर राइट तक अलोंग द पीरियड बोल रहा है, मतलब यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जब डाउन से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी एक एक्सेप्शन है, अलोंग द पीरियड ये क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल ये कम होती है, 1 से लेकर 17 तक तो ये सेम ट्रेंड चलता है, मतलब फर्स्ट पीरियड से लेकर 17 पीरियड तक तो ये सेम चलता है। लेकिन जो ये 18वां ग्रुप है ना गाइज, यहाँ पे एक्सेप्शन है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको आज बिल्कुल बता दूँ, जो साथी सुन रहे हैं, क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही बनता है, ये भी आप ध्यान सुन ले, क्योंकि या तो सभी क्या है
ट्रेंड याद कर लेते हैं। जैसे सभी को पता है ट्रेंड ही यही है कि अब सभी को लर्न हो गया कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये लेफ्ट से राइट डिक्रीज, ऊपर से नीचे इंक्रीज। तो सिंपल है, वो आइडिया लगा लेंगे कि एलिमेंट यहाँ का है। लेकिन आपसे गाइस एग्जाम में इतना ईजी तो पूछेगा कौन, ये तो बात है ना। एग्जाम में तो पूछने वाला भी बड़ा चालाक है, वो क्या करेगा जहाँ पे एक्सेप्शन होगा, ये तो खैर फिर भी एटॉमिक रेडियस की इजी एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है इसमें नोबल गैस की। आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत सारी एक्सेप्शन है, क्वेश्चन वहीं से बनता है, इसलिए तो मैं पहले से बता रहा कि वीडियो के लास्ट में है आज का मेन टॉपिक छुपा हुआ है। गैस एक्सेप्शन ये है कि जो नोबल गैस है इनकी क्या होनी चाहिए थी ट्रेंड के हिसाब से, सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, जो 18th नंबर के है इनकी सबसे ज़्यादा होगी अपने पीरियड में। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि गाइस हीलियम है तो हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी पीरियोडिक टेबल में, जो आर्गन है आर्गन की सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं बोल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्गन है, यहाँ पे सोडियम के पीरियड में फॉल करता है, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक तो गाइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। लेकिन क्लोरीन के बाद जो आर्गन होगा ना, आर्गन की अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गाइस आप जानते हैं इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइस इनकी फिक्स्ड होती है। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का जो भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है और 3p6 है। तो यहाँ पे देख पहले काउंट कर ले, 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ओके ठीक आ गया। इसमें आप देख सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, इसमें सभी के सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या है कि जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था वो बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होने की वजह से क्या है, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो फिक्स रहेगी और इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जो ये बाकी में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है अपने पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए आपको सिंपल रीज़न यही याद रखना है कि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हमेशा ही इनर्ट या नोबल गैस या जीरो ग्रुप की जो एलिमेंट होते हैं, नोबल गैसेज होती है, उनका अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक रेडियस होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे और है, अभी तो हमने एक्सेप्शन की बात की, इसके अलावा जो और है 1 से लेकर 17 तक, 18 का तो एक्सेप्शन पता लग गया ना कि ज़्यादा ही होगी सबकी। 1 से लेकर 17 तक क्या है कि गाइज ये ट्रेंड सेम ही होगा, इसमें कहीं भी फिर एक्सेप्शन नहीं है। फिर जहाँ पे भी आपको कोई भी एलिमेंट आ गया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइट इस तरह के जो यहाँ की तरफ के जो एलिमेंट होंगे इनकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा ही होगी। उसी तरह से अगर आप कम होगी गाइज, रियली सॉरी माफ़ कर लें, मुझे अभी गलत बोल दिया था एक तो थोड़ी टाइम पहले। इस तरफ जाते जाते क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, मतलब जो यहाँ की एलिमेंट है इनकी क्या होगी, कम होगी। जबकि आप नीचे जाएंगे गाइज यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं हम। इसके पीछे का रीज़न गाइज बिल्कुल सिंपल है। रीज़न ये है गाइज, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होते हैं गाइज, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जैसे ये कोई पीरियड, मतलब मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे गाइज ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट पीरियड में एक ही पीरियड होगा, सेकंड पीरियड में 2 पीरियड होंगे। मान लीजिए ये टॉप वाला कोई एलिमेंट है, अब डाउन पीरियड में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे सीजियम लेते हैं, सीजियम जो है वो गाइज कौन से नंबर का है, 6ठे पीरियड में पड़ता है। तो इसमें 6 पीरियड होंगे गाइज, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, 5 होगा, फिर इस तरह 6 होंगे, मतलब इस तरह 6। अब खुद सोचो गाइज, जो यहाँ पे इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो गाइज जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, उतने स्ट्रॉन्ग वो क्या करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इन दो एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। ये एग्जांपल लिया मैंने कोई भी, जब मान लो लिथियम का जो टॉप वाला एलिमेंट है, छोटा सा है, इसमें 2 ही पीरियड होंगे। 2 ही पीरियड होने की वजह से क्या है, एक मतलब अपने जो एलिमेंट है इनको स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखेगा, जबकि जो बड़ा एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है वो उतने स्ट्रॉन्ग उसको नहीं पकड़ेगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर पड़ जाता है, और ज़्यादा न्यूक्लियर शेल होने की वजह से उसका एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। गाइज यही एक मेन डिफरेंस है कि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडिया भी इंक्रीज़ क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं। तो आई होप यार समझ गए आप। अगर नहीं समझे मैं फिर से बता दूँ, जैसे एक छोटा एलिमेंट है, मतलब छोटा एटॉम है ये, क्योंकि ऑब्वियस है अगर मतलब टॉप का एलिमेंट होगा ना, जैसे गाइस बोरोन है, बोरोन क्या है, बोरोन फैमिली में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। तो 5 है, मतलब ये इसके अंदर 2 ही पीरियड होंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड से आता है। इसी का अगर देखें कि थैलियम होता है इसके ग्रुप में, एक थैलियम कौन सा 6ठे पीरियड में पड़ता है। तो 6ठे पीरियड में गाइस इसमें 6 नंबर ऑफ शेल 6 होंगे, जबकि इसमें नंबर ऑफ शेल 2 ही होंगे। तो गाइस आप खुद आइडिया लगाओ यार, 2 और 6 में कितना डिफरेंस चला गया, देखो। तो 2 है, मतलब 2 ही शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरॉन की बात कर रहा हूँ। तो वो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा गाइस ना, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ेगा, जैसे ये मतलब
इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर इसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ेगा, तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो गाइज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको जानते हैं ना, ये तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ेगा और इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। जबकि गाइज जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा बढ़ेंगे ज़्यादा बढ़ेंगे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब जितने ज़्यादा गाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गाइज वो वीक हो जाता है। वीक हो जाने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज होगा ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक हो जाएगी, कमजोर पड़ेगी। कमजोर पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और दूर जो है रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए जो बड़े होंगे, बड़े एलिमेंट का मेरा मतलब जिनका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा गाइज, वो क्या होगा, मतलब उनमें ज़्यादा एटॉमिक रेडियस उनकी बड़ी होगी। गाइज अब आप ये भी इससे कन्फ्यूज ना हो कि मतलब जैसे जो लेफ्ट में एलिमेंट है जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, मतलब हेलोजेंस वगैरह, उनको भी बड़ा मान लिया। गाइज बड़ा वो इस हिसाब से बड़ा नहीं है कि इस तरफ जा रहे हैं, वो फर्स्ट या सेकंड पीरियड में ही फॉल कर रहे हैं, तो वो उनका साइज छोटा ही है। जैसे आप देखें कि फ्लोरीन का 17 होता है, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इसी तरह से जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का 35 होता है। तो मतलब ये तो छोटे ही हो गए ना, बड़े से मेरा मतलब जो डाउन द ग्रुप होता है, जो पीरियडिक टेबल में डाउन में नीचे है, वो उनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। आई होप यार मैंने पूरी कोशिश की एटॉमिक रेडियस समझाने की। इसके अलावा गाइज इसमें एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, ये वाला ट्रेंड। गाइज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 तरह की रेडियाई होती है, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। आपको ये तीनों कैसे याद करनी है, आपको रखना है कि कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होती है। वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मेटालिक रेडियस बड़ी होगी, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होगी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, वैन डेर वाल्स, मेटालिक और कोवेलेंट। कैसे लर्न करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जो वैन डेर वाल्स है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वैन डेर वाल्स मॉलिक्यूल्स के बीच की एटॉमिक रेडियस है। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे गाइस, जैसे एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक दो, मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इन यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वैन डेर वाल्स। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर कोवेलेंट तो सिंपल होती है शेयरिंग की वजह से। अब देखो खुद ही आप आइडिया लगा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है ये, मतलब 2 एटम के बीच की शेयरिंग से। मेटालिक में आयनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, उस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, जैसे एक एटम ये है, एक एटम है, यहाँ से यहाँ तक की। तो बिल्कुल सिंपल बात है, आपको याद रखना है, ये बिल्कुल याद रखना है कि वैन डेर वाल्स के सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेटालिक की होती है, कि कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ से भी इस जो ट्रेंड है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज अब पहुँच चुके हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। और शुरू से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी नाम से इसको बोलो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, आयनाइजेशन, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये होता है गाइज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गाइज बिल्कुल इजी है कि जब कोई गैसियस एटम होगा आइसोलेटेड होगा, सिंगल, अकेला, तन्हाई में, मतलब जैसे कोई एटम है, मान लीजिए या तो हमने एम से लिया है, मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का कोई मान लो फॉर एग्जांपल, सोडियम का कोई एटम है, मान लीजिए सोडियम का कोई एटम है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लीजिए एक पीरियड में बाहर ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो गाइज अपने आप तो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से बाहर नहीं आ सकता, आपको पता है हमें कुछ एनर्जी देनी होगी। जब कोई एनर्जी या कुछ हीट हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, कोई भी हीट डालेंगे, तो हीट डालने से क्या होगी, यहाँ पे हीट डालने से, इवॉल्व होने से, एनर्जी डालने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। टूटने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा, मतलब बाहर आ जाएगा उस गैसियस एटम से। इसीलिए तो बोलते हैं गैसियस एटम से आते हैं बाहर, सॉलिड एटम से नहीं आते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर। इसीलिए तो यहाँ वर्ड लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, कि एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जितनी एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या आपको याद रखना है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन गाइज यहाँ से ऐसा बनता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक बोलेगा 0, एक बोलेगा नन ऑफ द अबव। पूछा जा चुका है गाइस टीजीटी क्वेश्चन में ये चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन चाहे याद होना ही हो, आपको सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चीज़ जो क्वेश्चन बनता है वो मैं अब बता रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि डेल्टा एच मतलब कि टोटल चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब टोटल एनर्जी या टोटल हीट कंटेंट या एंथैल्पी या एनर्जी क्या होगी टोटल, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव जब होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में आता है। ये हमेशा होगी आयनाइजेशन एनर्जी के, ऑलवेज। जब ये अगर से पूछे क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तो आप याद रखेंगे हमेशा ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। गाइज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बड़ी होगी, सेकंड से सेकंड हमेशा बड़ी होगी फर्स्ट से। ये वाला जो ऑर्डर है गाइज हमेशा फॉलो होगा किसी भी एटम में, किसी भी परिस्थिति में, हमेशा। गाइज इसको आप बिल्कुल अपने नोट्स में बिल्कुल एज इट इज छाप लो, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है आपसे। अगर बोले इस तरह से बोला जाएगा कि सक्सेसिव एनर्जी का मतलब ऑर्डर क्या है, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होती, 1 बड़ी होती है, 2 बड़ी होती है, 3 बड़ी होती है। तो गाइज कुछ नहीं, सबसे पहले ये सभी के लिए सेम रहेगा। फर्स्ट जो है थर्ड, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बड़ी होगी, फिर 2 की बड़ी होगी, फिर 1 की बड़ी होगी। ये जो ट्रेंड है सभी के लिए सेम होगा। आई होप गाइज ये चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ से एटम एम कोई एटम है, कोई किसी भी एलिमेंट का, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किसी का भी। मान लीजिए जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एम पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, जब यही प्रोसेस दूसरी बार करते हैं हम, दूसरी बार जैसे एम पॉजिटिव से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालने से जैसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बनेगी वो बनेगी E1, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली। जब दूसरा प्रोसेस यही वाला करेंगे फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2। मान लीजिए तीसरे प्रोसेस में स्टेप में आप फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जो थर्ड बार देंगे उसको बोलेंगे IE3, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में गाइज जो भी एनर्जी आप चेक करेंगे तो जो थर्ड प्रोसेस वाली एनर्जी होगी वो दूसरे से ज़्यादा होगी, दूसरे प्रोसेस की वाली फर्स्ट से ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके अलावा गाइज जो आपको याद रखना है वो है कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा ही जरूरी चीज़ जो ये आपको याद रखनी है। तो गाइस पहला का जो फैक्टर है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज के। जितना ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी साइज के। सिंपल है यार, जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। मान लो एक एलिमेंट है हीलियम, एक है मान लो सोडियम। ओके, एक है हीलियम, एक है सोडियम। गाइज इनको प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ढंग से समझ लें। अगर आप ये ढंग से समझेंगे तो आपको फिर से समझने की जरूरत नहीं होगी प्लीज़। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2। ओके, सोडियम की अगर देखें, सोडियम की आपको पता है कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके जी, यहाँ तक अगर आप पूरी लिखेंगे तो लास्ट की जो होती है, मैं यहाँ पे सिंपली इसकी लास्ट लिख रहा हूँ, तो 3s1। अब देखो गाइज, हीलियम की जो होगी, हीलियम की ज़्यादा होगी या सोडियम की ज़्यादा होगी, तो आप सिंपल, आपको ट्रेंड भी पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, शायद अभी मैंने आपको नहीं बताया तो अभी आगे बताऊंगा। तो लेफ्ट से राइट तक जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि गाइज नंबर ऑफ जो साइज है वो साइज के ज़्यादा तक डिक्रीज हो जाता है। आप देखेंगे हीलियम में, देखो गाइज यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होगा गाइज तो जो इसका न्यूक्लियस है ना वो स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा आसानी से। एनर्जी आप जितनी ज़्यादा देते रहेगा तो वो और स्ट्रांगली इसने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। जबकि सोडियम का अगर एग्जाम्पल देखें, सोडियम तो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि अगर जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा, इसके पास सीधे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी किसकी, नियॉन की। क्योंकि उसके पास फिर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो 10 जो होता है वो नोबल गैस में पड़ता है, 10 हो जाए नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये तो खुशी खुशी दे देगा थोड़ी ऐसी एनर्जी देने पर। आई होप गाइज कि आप समझ रहे हैं यार। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी कम जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर चार्ज से, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यार ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे गाइज, ये मान लीजिए किसी का भी न्यूक्लियर चार्ज है, अब जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी ना, जितनी ज़्यादा इसकी मैग्नीट्यूड होगी, जितनी ज़्यादा इसकी क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना हमको इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए इसके अंदर 2 पीरियड है। ओके, मान लो इसकी एनर्जी, इसके जो मैग्नीट्यूड है, न्यूक्लियर चार्ज है इस एटम का, वो इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है मान लो। तो क्या होगा कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहे, हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। तो अगर इसने स्ट्रांगली इसको पकड़ के रखा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज हल्का है, कम है, मतलब साइज बड़ा है मान लो, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो अगर कम न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब खींचने वाली शक्ति कम है, मतलब पावर कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी बाहर आ जा सकता है ये। समझ रहे हैं ना गाइज? तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितनी भी मेटल्स है उसमें थोड़ी जैसी एनर्जी से देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसलिए जो भी मतलब एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो ये वाला भी समझ गए, दूसरा सीरियल नंबर भी आप समझ गए। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाइस अभी जैसे मैंने बताया, ये तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो बिल्कुल ईजी चीज़ है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट की होगी ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई होगी। सिंपल चीज़ है, जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, स्टेबल मतलब फिक्स होगी, हाफ फिल्ड होगी या कंप्लीटली फिल्ड होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाईएस्ट होगी, मतलब ज़्यादा होगी।
तो हाईएस्ट से मेरा मतलब जितने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, नोबल गैस की। ओके, क्या होती है नोबल गैस की, क्योंकि नोबल गैस में जितने भी इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जैसे पी में पूरे 6 होते हैं, उसमें डी में पूरे 10 होते हैं, एस में पूरे 2 होते हैं, एफ में पूरे 14 होते हैं, मतलब पूरी तरह से भरे होते हैं वो एलिमेंट जो नोबल गैस में आते हैं। इसलिए गाइस जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की होती है, ये आपको ध्यान रखना है आयनाइजेशन एनर्जी। तो गाइज प्लीज़ यार ये चीज़ें आप ध्यान रखें इन फैक्टरों को। उसके बाद है गाइज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या सब शेल इफेक्ट, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो गाइज ये क्या है, तो एस का जो एस ऑर्बिटल है इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट या सब शेल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी इस ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन तो छोड़ो, उसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हर एक चीज़ इसी के ऊपर डिस्कस होगी। मैं उस टाइम इतना ही बोलूँगा कि शेल्डिंग इफेक्ट लग रहा है यहाँ। इस चीज़ को क्या, इस चीज़ को आप समझे गाइज। आप जानते हैं कि जो एस सब शेल है वो मतलब एस ऑर्बिटल है वो छोटा होगा, पी है पी बड़ा होगा, डी और भी बड़ा होगा, एफ जो है वो और भी बड़ा होगा। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है यार, जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसलिए जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो गाइज यार आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद करते हैं इसकी वेरिएशन की, कि अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए या डाउन ऊपर से नीचे आते हुए कैसा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है गाइज, ये इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है गाइज, ये डिक्रीज होता है। बिल्कुल सिंपल। अब थोड़ा मैं इसको पीरियोडिक टेबल के चार्ट के ऊपर तो गाइज यहाँ पे अपने पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, मैंने बोला लेफ्ट से राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैंने बोला हीलियम की सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है इस तरफ जाने पर सबसे ज्यादा, मतलब इस तरफ से जाने पर क्या होगी, सबसे मतलब बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरफ जाने से बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने तो डिक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है जो ये वाला एलिमेंट हो इसकी सबसे ज्यादा होगी। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम क्या होती है, डाउन को होती है। डाउन में भी कहाँ इस तरफ को कम होती है ना, क्योंकि इस तरफ ज्यादा होती है तो इस तरफ कम होगी। तो गाइस फ्रांशियम है, फ्रांशियम जो है इसकी नहीं होती है। तो फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव है मतलब, तो इसका प्रॉपर मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं होता है। इसे सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। तो ये आपको याद रखना। 2 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बन गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हीलियम की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। उस तरह से सीजियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो गाइस इस तरह से आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी याद रखनी है। जैसे मैं बोलूँ आपको फॉर एग्जांपल, फास्फोरस की ज़्यादा होती है या मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, फास्फोरस की ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट से राइट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि डाउन द ग्रुप कम होती है। मैं बोलूँ आपको कि लिथियम की ज़्यादा होगी या सीजियम की है, तो आपको पता है कि सीजियम की ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। मैं बोलूँ आपको नियॉन की ज़्यादा होती है या जीनॉन की, तो ज़्यादा किसकी होगी, नियॉन की, क्योंकि टॉप से नीचे जाते हुए डिक्रीज हो जाती है। मैं बोलूँ बोरोन की ज़्यादा होती है या थेलियम की, तो ज़्यादा किसकी होगी, बोरोन से, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा होती है जबकि डाउन में जाते हुए कम हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल केसेस। अब करते हैं इसकी एक्सेप्शनल केस की बात। एक्सेप्शन की बात क्यों करते हैं गाइज, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन से ही फंसेगा टीजीटी क्वेश्चन में। उससे पहले यहाँ पे नोट्स में भी ये चीज़ें डिस्कस है, इसके लिए जल्दी जल्दी बता दूँ। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल में जिसने बताया हीलियम होती है, जबकि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल सीजियम होती है। चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया, इसकी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद एक्सेप्शन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ढंग से समझना गाइज इनको। इन सेकंड पीरियड गाइस, सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले तो सेकंड पीरियड आपको लिखना आना चाहिए। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो यार सिंपल है याद करने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है कि लिथियम से लेकर नियॉन तक होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 से 10 तक जो लगातार चलते रहो। 3 नंबर पर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब 3 4 5 जो 6 7 8 9 10 तक जितने भी एटॉमिक नंबर वाले हैं वो सभी क्या आते हैं, सेकंड पीरियड में आते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा पता तो अपने पीरियोडिक टेबल देख लो। तो इसमें क्या गाइस, इस तरह से होना चाहिए था, सब में ये वाला साइन होना चाहिए था, यहाँ पे भी ये साइन होना चाहिए था, क्योंकि इस तरफ जाते हुए क्या होती है, बढ़ती है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 जगह देख रहे हो आप, एक बेरिलियम और बोरोन में, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी इस तरह, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी सोडियम से, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें तो उल्टा देखा गया कि बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। बाकी तो वैसा ही है, एक्सेप्शन है। क्यों होता है गाइज, क्योंकि जो बेरिलियम है गाइज, यहाँ पे इसके साथ जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे गाइस, अगर आप यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, बेरिलियम का क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 होता है ना एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, जबकि बोरोन का देखें 1s2 2s2 2p1। तो सिंपल दिख रहा है यार, इसकी क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा तो इसकी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ईजिली मतलब
कम एनर्जी देने पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अच्छी खासी है भाई, मजे में अपनी लाइफ जी रहा। क्यों जी रहा? क्योंकि इसका अच्छा खासा चला है, परिवार किसी का झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, ये चीज़ें समझो। जबकि इसका सिस्टम खराब है, इसके 2p1 एक है, आपको पता है पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब वो स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे एक है, एक इसके ऊपर बोझ है, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि परे निकल जाए। निकलने के लिए अगर इसके पास थोड़ी जैसी भी एनर्जी मिल जाए ना, तो एकदम से छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो हाफ फील्ड होने के कारण, जो फुली फील्ड होने के कारण क्या है, बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से। और यही कॉन्सेप्ट सोडियम और ऑक्सीजन में लगता है। फर्क क्या है कि यहाँ पे सोडियम नाइट्रोजन की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है गाइज, जबकि बेरिलियम में फुली फील्ड होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो मैंने नोट्स में लिखा है कि ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, ये चीज़ होती है। यहाँ पे देख लेते हैं जो नाइट्रोजन है गाइज, नाइट्रोजन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्टेबल हाफ फील्ड है। देखो 2p3, आपको पता है कि 2p6 अगर हो तो फुल फील्ड होती है, मतलब स्टेबल। तो गाइज इसी तरह से 2p3 भी स्टेबल होती है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं। अगर आप ना यार गाइज, आप अगर नहीं जानते तो मैं आप जल्दी जल्दी बता दूं। या ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 मतलब इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक मतलब फिर से मैं आपको समझा दूँ, पी जो ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरे होंगे, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो मान लो, तो गाइज ये हाफ फील्ड आते हैं। मतलब हाफ फील्ड इसकी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है गाइस, इसकी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है। अगर मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे ऑर्बिटल में इस तरह से, उसको बोलते हैं फुली फील्ड। हाफ फील्ड मतलब जब एक एक होगा पूरा भरा हुआ, और फुली फील्ड जब दोनों भरे होंगे। इस तरह की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइस, उसकी हमेशा ज़्यादा होगी अगले वाले इलेक्ट्रॉन से। तो गाइस आई होप कि ये सेकंड और पीरियड का एक्सेप्शन आप और क्वेश्चन गाइस यहीं से पूछे जाएंगे। आपको क्या कि इसी पीरियड में से क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। ये क्वेश्चन मतलब इस सीरीज में से कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब यही 4 हो सकते दिए इन ये 4, पर आपको बोले इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप क्या करेंगे, जो जिनको पता नहीं है वो सिंपल वाला ट्रेंड लगाएंगे कि इस तरफ जाते हुए यार ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा हो। तो वहीं से आप एक नंबर खोलेंगे, आपको यह पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की। क्यों होगी नाइट्रोजन की? क्योंकि यार नाइट्रोजन में फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस कारण नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है गाइस। उसी तरह से जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। उसमें कौन सा एक्सेप्शन होता है, जब यहाँ पे थर्ड पीरियड में सबसे पहले आपको पता होना इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कौन कौन से आते हैं। तो आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन। आप पीरियोडिक टेबल में देख ले यही आते हैं इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए था कि इस तरफ जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो आपको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा तो इसमें आर्गन की होती है, जबकि आप यहाँ पे गलत हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। होनी तो चाहिए थी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा, लेकिन सॉरी होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा, क्योंकि होती है मैग्नीशियम की से ज़्यादा। क्यों होती है? तो वही कंसेप्ट है हाफ फील्ड और फुली फील्ड का। यहाँ पे भी वही मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्सेप्शन बहुत है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये इधर भी आप देख रहे हो ना गाइज, जैसे इस मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, उसी तरह से फास्फोरस और सल्फर में भी है। इसी तरह से गाइज लास्ट जो चीज़ है वो है ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहले ग्रुप 13 होते हैं बोरोन फैमिली। अब जैसे मैंने बोला था ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। लर्न करने की ट्रिक ये है कि ग्रुप में अगर आप ग्रुप का आप कैसे लगाएंगे एग्जाम में पता कि ग्रुप का कि पीरियड का, आपको देखना कि जो ऑप्शन है ऑप्शन कहाँ जैसे से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पीरियड टेबल का पूरा पता होना चाहिए। इसीलिए तो सबसे पहले मैंने वीडियो के पहले आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप एलिमेंट को याद रख सकते हो। तो जैसे अगर आपके पास होगा तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है ना गाइज। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो आपको जो मतलब रियलिटी है, रियलिटी तो ये है ना जो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इंडियम की क्या होनी चाहिए थी, सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, होता ऐसा है कि रियलिटी में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बोरोन की। ऐसा क्यों होता है गाइज? वो होता है लेंथेनॉइड एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से कुछ एक प्रोसेसेस होते हैं, जिसके कारण जो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। मतलब जैसी एक्सपेक्ट होती है वैसी नहीं होती है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी में केवल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन तीन जगह से ही, 3 जो एक्सेप्शन है, सेकंड ग्रुप पीरियड, थर्ड पीरियड और ग्रुप 13। ग्रुप 13 में ही ये एक्सेप्शन पाई जाती है गाइस। इसके अलावा 1 से लेकर 18 तक जो भी ग्रुप है कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं पाई जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी की, केवल ग्रुप 13 में ही एक्सेप्शन पाई जाएगी। उसका रीजन है लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट नहीं है गाइस, बीच से मिस हुए, जैसे 57 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है ना गाइस, 57 से 71 तक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। मतलब तो आज के लिए हम इतना ही गाइस, कल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूरा चीज़। तो कल हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की, मैंने पूरी कोशिश की यार, पूरा जी जान लगाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा फैक्टर अच्छा लगा, तो वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक और शेयर करें। मैंने आपको पहले भी वीडियो शुरू करने के पहले बताया था कि आप जरूर आज कमेंट करें कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है नहीं लगी अच्छी। तो आप प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।